हम्म। तो कल अपन ने कहाँ तक कंप्लीट किया था? शायद एमटीबी, है ना? दो चीजें बची थी। एक तो बचा है एसटीआई। तो देखिए, एसटीआईज का पूरा नाम क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक। पहले एनसीईआरटी इसको एसटीडी लिखती थी, फिर एनसीईआरटी ने नाम चेंज करके क्या कर दिया? एसटीआई। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन शब्द का मतलब हुआ वो सारे इन्फेक्शन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसफर होते हो, उनको अपन क्या कहेंगे? एसटीआई कहते हैं। ये जो एसटीआई है, इनको आप एक और नाम देते हैं, वीडी भी कहा जाता है। वीडी का मतलब क्या हुआ? वेनेरियल डिजीज। तो अपन ने कहा कि वीडी मतलब हुआ वेनेरियल डिजीज। अगर आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए हो तो उसके बोर्ड पे लिखा होता है एमडी स्किन एंड बीडी। ठीक। तो जो वेनेरियल डिजीज है उसके जो स्पेशलाइजेशन है वो स्किन के साथ होता है। दोनों चीजें साथ में पढ़ाई जाती हैं। तो इसीलिए जो डॉक्टर होता है वो भी एक तो स्किन का स्पेशलिस्ट होगा और दूसरा साथ में बीडी। तो वीडी यानी कि वेनेरियल डिजीज का मतलब है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो डिजीज है उनको अपन बोलते हैं वेनेरियल डिजीज। एक और नाम इसे देते हैं आरटीआई। एक और नाम क्या है? आरटीआई। आरटीआई का मतलब है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आरटीआई का पूरा नाम क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी कि वो सारे इन्फेक्शन जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, उन इन्फेक्शंस को क्या कहा जाता है? आरटीआई कहा जाता है। तो हमारे पास एसटीआई के लिए कितने नाम हैं? तीन। पहला एसटीआई, दूसरा वीडी और तीसरा नाम आरटीआई। ठीक। तो अपन ने कहा कि वो सारे इन्फेक्शन जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं, उन सबको मिलाकर के अपन कहां रखते हैं? एसटीआई में। अब अगर ये सारे इन्फेक्शन है, तो अगर इन्फेक्शन है तो किसी न किसी पैथोजन की वजह से होता होगा। अब पैथोजन की वजह से हो रहा है तो देखो, हम अगर बात करें इसमें कौन कौन सी डिजीज आएंगी, तो हम इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं वायरल डिजीज के बारे में। तो वायरल डिजीज यानी कि वो सारी डिजीज जो किसकी वजह से होती हो? वायरसेस से। तो वायरल डिजीज में अपन पहला यहां ले सकते हैं एड्स। एड्स किसकी वजह से होता है? एचआईवी की वजह से। तो अपन ने कहा एड्स के बाद दूसरा हम ले लेते हैं इसके अंदर हेपेटाइटिस बी। तो एड्स के बाद अगला क्या लिया? हेपेटाइटिस बी हमने ले लिया। तो हमने कहा हेपेटाइटिस बी जो है ये किसकी वजह से होती है? हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस बी के बाद तीसरा मैंने लिया यहां जेनाइटल हर्पिस। एनसीईआरटी बेटा सबके पैथोजेंस के नाम नहीं लिखती है, पर एक बार अगर अपने को पता हो तो ज्यादा बेहतर है। तो इसके लिए वायरस का नाम होता है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। तो इसके वायरस को आपने कहा हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस का। चौथी डिजीज हो जाती है जेनाइटल वार्ट। तो ये जो जेनाइटल वार्ट है ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। तो ये हुआ किसकी वजह से? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से डिजीज होती है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से क्या हुआ? जेनाइटल वार्ट। तो अब आपने चार डिजीज रखी। एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, जेनाइटल हर्पिस है, जेनाइटल वार्ट है। चार डिजीज मिला करके अपन ने कहा कि वायरल है। वायरल के बाद अब देखो अगली आती है बैक्टीरियल डिजीज। यानी कि वो एसटीडी जो किसकी वजह से होती हो? बैक्टीरिया की वजह से। तो बैक्टीरियल में अपन ने सबसे पहले ले लिया सिफिलिस। तो ये जो सिफिलिस है इसको कॉज कराता है ट्रेपोनीमा पैलिडम। तो सिफिलिस किसकी वजह से हो रहा है? ट्रेपोनीमा पैलिडम की वजह से होता है। फिर आपने कहा अगला आ जाता है गोनोरिया। जो होता है नाइसेरिया गोनोरी की वजह से। तो इसके बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया गोनोरी। तो सिफिलिस हुआ, गोनोरिया हो गया,
और तीसरी डिजीज के अंदर आ जाती है एक और बची इसमें बैक्टीरियल में, एक मिनट, एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वार्ड, नहीं, ट्राइकोमोनियासिस तो प्रोटोजोअन है। अभी इसमें एक और बचा है, एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वार्ड, सिफिलिस, गोनोरिया और क्या नाम था, क्लैमाइडियासिस। ये जो क्लैमाइडियासिस है ये होती है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस से। देखो मैंने शुरू से कहा ना, जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह उनके नंबर भी याद रखो। अगर आपको नंबर याद है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ, अपन कुछ ना कुछ भूले। तो मुझे एग्जैक्टली याद है कि वायरल के अंदर 4 है, बैक्टीरियल में 3 है और प्रोटोजोआ के अंदर 1 है। तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस से होता है क्लैमाइडियासिस। बैक्टीरियल के बाद फिर आ जाता है प्रोटोजोअन, और प्रोटोजोअन में एक ही डिजीज दी है, ट्राइकोमोनियासिस। तो डिजीज कौन सी ली, ट्राइकोमोनियासिस, जो होती है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस की वजह से। तो इसके लिए पैथोजन का नाम ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस हो जाता है। तो हमने यहां पे कहा कि हमारे पास जो एसटीडीज हैं उसमें जमा टोटल एनसीईआरटी ने कितने के नाम लिए, 8। 8 में से 4 वायरल हैं, 3 बैक्टीरियल हैं और एक डिजीज इसमें से प्रोटोजोअन है। अब वायरल डिजीज में देखते हैं। तो देखिए, एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये दोनों डिजीज क्या केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही फैलती हैं? यहां जितनी भी डिजीज है सब सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं। जब भी इन डिजीज से अगर प्रोटेक्शन की बात आए तो हमने कहा था ना कॉन्डोम्स में कि जो कॉन्डोम और फेमिडोम है वो दोनों एसटीडी से प्रोटेक्ट करते हैं, तो एसटीडी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। पर ये दोनों जो डिजीज हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो होती ही हैं, इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाएंगी। तो डिजीज और किससे हो जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा जो इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी वजह से भी होती है। तो अपन इन्फेक्टेड नेडल्स वगैरह ले ले, तो ये जो तरीके हैं इनसे भी डिजीज होती है। तो मतलब कि अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि भाई हमने आपको एसटीडीज की लिस्ट दे दी और पूछा इनमें से कितने हैं जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकती है, तो उसमें अपन कितने रखेंगे, 2। ठीक, फिर आगे अब देखें तो जितनी जो डिजीज है, ठीक, इनमें से शुरू की 3 डिजीज, शुरू के 3 का मतलब हुआ कि एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पिस, ये 3 डिजीज इनक्यूरेबल है। ये 3 डिजीज कैसी हैं, इनक्यूरेबल है। इनक्यूरेबल होने का मतलब है कि इन डिजीज का अपने आप में कोई इलाज नहीं है। जैसे ही मैंने कहा कि ये 3 डिजीज इनक्यूरेबल हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाकी जितनी डिजीज बची ये सारी की सारी डिजीज कैसी हैं, क्यूरेबल है। मतलब इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। डिजीज दी कि भाई इनमें से कितनी डिजीज या कितनी एसटीडीज है जो कि इनक्यूरेबल है, तो इनक्यूरेबल के अंदर कितनी आ जाएंगी, 3। एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, जेनाइटल हर्पिस है, इसको छोड़ करके बाकी सारी डिजीज कैसी होती हैं, क्यूरेबल है। अब ये तो हुआ कि भाई डिजीज कौन कौन सी है, इनके पैथोजन कौन से हैं। तो एक बार अगर यहां से कुछ लिखना हो तो फटाफट उसको लिखो, फिर से बढ़ते हैं आगे कि इनके सिम्टम्स वगैरह क्या क्या होते हैं।
इन्फेक्टेड मदर से फीटस में एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस भी कुछ बार होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, बाकी ज्यादातर जनरली अपन मानते हैं एड्स और हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड मदर से फीटस को। हाँ, ब्लड नहीं जाता पर प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड सेपरेटेड है ना, तो जो वायरस है वो प्लेसेंटा को पार करके चला जाता है। एसिम्टोमेटिक यानी जिसमें कोई लक्षण ना आए, तो इसीलिए कहा कि ऑफन फीमेल रिमेन एसिम्टोमेटिक, यानी कि फीमेल्स में शुरुआत में लक्षण आते ही नहीं है। डन। देखिए, अब हमने कहा कि जो ये एसटीडीज हैं, इन एसटीडीज के इनिशियल सिम्टम क्या है, यानी कि जब अगर ये होती है तो इनिशियल सिम्टम में क्या आता है। तो इनिशियल सिम्टम्स अगर हम देखें तो ये बेटा काफी हल्के होते हैं। तो इनिशियल सिम्टम कैसे हैं? लाइट, मतलब कि बहुत ज्यादा भारी या गंभीर सिम्टम नहीं आते जिनकी वजह से किसी को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, थोड़ी मोड़ी समस्याएं होती है। क्या क्या? तो एनसीईआरटी ने कहा कि यहां स्लाइड पेन हो सकता है, इचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, यानी कि इसके अंदर क्या होने लगा कि थोड़ा बहुत पेल्विक रीजन के अंदर या जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर पेन होने लगा, इचिंग हुई, कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज वगैरह हुआ। तो क्या इनमें से कोई भी सिम्टम गंभीर है? नहीं। वहीं उसमें भी एनसीईआरटी कहती है कि ऑफन फीमेल रिमेन एसिम्टोमेटिक। तो जनरली जो फीमेल हैं ये कैसी रह जाती हैं? एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक का मतलब हुआ कि इनके अंदर सिम्टम दिखाई देंगे क्या? नहीं। तो हमने कहा कि जनरली फीमेल्स इसके अंदर कैसी रह जाती हैं? एसिम्टोमेटिक होती हैं, यानी कि फीमेल्स के अंदर जनरली यहां पे सिम्टम दिखाई नहीं देते। अब ध्यान दें, क्योंकि इनिशियल सिम्टम बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, फीमेल्स में कई बार सिम्टम आ ही नहीं रहे हैं, जो एसटीडीज हैं उससे रिलेटेड सोशल समस्याएं अपने आप में अलग हैं, यानी कि सोसाइटी में लोग इस चीज को रिवील नहीं करना चाहते, किसी को नहीं बताना चाहते कि उनको एसटीडीज है। तो इस वजह से भी कई बार होता है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, यानी कि ये चीजें लोगों को ट्रीटमेंट से रोकती हैं। अब बात आती है कि अगर मान लो ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ट्रीटमेंट न करने पर आगे चल करके इससे डेवलप क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लिकेशन। तो आगे चल करके हमने कहा कि साहब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, पर ध्यान दें कॉम्प्लिकेशन तब डेवलप होंगे जब अगर डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं किया गया। तो अगर ट्रीटमेंट किया गया तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप ही नहीं होंगे। कॉम्प्लिकेशन में एनसीईआरटी ने सबसे पहले कहा पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, कि क्या हो जाएगा यहां? पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, यानी कि पीआईडी हो जाती है। तो कहा कि पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज या पीआईडी इसके अंदर हो जाती है। पीआईडी का मतलब हुआ कि पेल्विक रीजन के अंदर इंफ्लामेशन हो जाएगा। तो पेल्विक रीजन में अगर इंफ्लामेशन हुआ, स्वेलिंग हुई, इसका मतलब है कि जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर क्या होने वाला है? इंफ्लामेशन। तो उसको आपने कहा पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज हो जाती है। इसके अलावा एनसीईआरटी कहती है कि यहां हो सकता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या हो जाएगा यहां? इक्टोपिक प्रेगनेंसी। हमने पिछले चैप्टर के अंदर समझा था कि अगर इंप्लांटेशन यूट्रस के अलावा किसी दूसरे साइट पर होता है तो ऐसी प्रेगनेंसी को कहा जाता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी के अलावा फिर कहा कि यहां स्टिल बर्थ हो सकती है,
क्या हो सकता है? स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब है गिविंग बर्थ टू अ डेड बेबी, यानी कि बच्चा अगर मरा हुआ पैदा हो तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? स्टिल बर्थ कहते हैं। यहां अबॉर्शन हो सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर ध्यान नहीं दिया तो उस केस में क्या होगा? क्या प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर पाएगी? नहीं। प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करेगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? अबॉर्शन। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, स्टिल बर्थ है, अबॉर्शन है, यहां इनफर्टिलिटी हो सकती है, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है। और इनफर्टिलिटी के अलावा कहा कि इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, या समस्या कहां तक बढ़ सकती है कि यहां रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने जेनाइटल वार्ट के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में पढ़ा है, वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ही सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो क्या करा देता है? सर्वाइकल कैंसर। तो अपन ने कहा पीआईडी हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, स्टिल बर्थ है, अबॉर्शन है, इनफर्टिलिटी है, या कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो ये आगे चल करके कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं। अब अगर हमें पता है कि आगे चल के कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, दो चीजों की आवश्यकता है। पहला तो वो सारे तरीके जिनसे कि एसटीडीज हो सकती हैं, उन सारे तरीकों से बचा जाए। ठीक। दूसरा, अगर मान लो ऐसा कुछ इनिशियल सिम्टम दिखता भी है तो हमें पता है कि आगे चल के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने वाली है। तो अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने वाली है तो हम कहीं ना कहीं इनके प्रॉपर समय रहते इनके ट्रीटमेंट पे ध्यान दें। हालांकि एसटीडी कभी भी हो सकती है, कोई एज फिक्स नहीं है कि एसटीडी इस एज में होगी, पर जनरली एसटीडी जो एडोलसेंस वाली एज होती है, इस एडोलसेंस वाली एज में, यानी कि लगभग हम बात करें तो लगभग 16 से 24 या 15 से 18 के आसपास की एज ग्रुप मान लो, ये एज ग्रुप है जबकि एसटीडीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा या कंपैरेटिवली ज्यादा रहते हैं। तो एसटीडी में इतनी बात समझ में आई। क्या क्या याद रख लेना है? पहला तो डिजीज के नाम, उसमें वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन डिवाइड कर लो। दूसरा, आप क्या करो कि फिर इसके इनिशियल सिम्टम याद कर लो और आगे चल के कॉम्प्लिकेशन जो डेवलप होंगी वो। और दूसरा किसके अंदर? एडोलसेंट एज ग्रुप के अंदर ये ज्यादा कॉमन है। तो एक बार फटाफट एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। हाँ, अगर फेलोपियन ट्यूब में, अगर यूट्रस की बजाय फेलोपियन ट्यूब में अगर इंप्लांटेशन हो जाए तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अब देखिए अगली बात आती है इनफर्टिलिटी के बारे में। जब आप बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी के बारे में बात किए बिना रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कहानी पूरी नहीं होती है। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि अगर एक कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन में है। ठीक, मैंने क्या कहा कि इसके लिए जरूरी है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। तो अपन ने कहा कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन में अगर एक कपल लगभग 2 साल तक है, लगभग ड्यूरेशन कितनी दी जाती है? 2 साल। ये बात एनसीईआरटी यहां नहीं लिखती है, समरी के अंदर लिखती है। ठीक, अब यहां समझो। सबसे पहले अनप्रोटेक्टेड क्यों कहा? क्योंकि यहां पर
जो सेक्सुअल कोहेबिटेशन है उसमें कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं होना चाहिए। अगर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो पहला क्या कहा कि अनप्रोटेक्टेड होना चाहिए। सेक्सुअल कोहेबिटेशन, को मतलब साथ, हैबिटेट मतलब रहना। तो अगर एक साथ अगर सेक्सुअली रह रहे हैं और कम से कम कितने टाइम तक, 2 साल तक, उसके बाद भी अगर कंसीविंग नहीं हो रही है तो उस कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं, इनफर्टिलिटी कहा जाता है। उस कंडीशन को क्या कहेंगे, इनफर्टिलिटी अपन ने कहा। अमित बेटा अभी अपन ने बात की कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि जब अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा किसी दूसरी साइट पर हो जाता हो तो ऐसे इम्प्लांटेशन को अपन नाम देते हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी। तो अगर 2 साल तक एक कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन में है, फिर भी अगर कंसीविंग नहीं हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहेंगे। अब जो इनफर्टिलिटी है ये न केवल हमारी इंडिया में है, कुछ लोगों के इसमें हमें दिखाई देता ही है, ये बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है। ठीक, और इनफर्टिलिटी के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी के लिए कहा कि कई सारे रीजंस इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। रीजन में हमने कहा कि सबसे पहला आ गया इसके अंदर फिजिकल। तो पहला क्या हुआ, फिजिकल। अगर मान लो कपल को कोई भी एसटीडी वगैरह है या ऐसी कोई समस्या है तो उस कंडीशन में इनफर्टिलिटी होती है। तो पहला अपन ने क्या कहा कि पहला क्या आ जाता है, फिजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं। फिजिकल के बाद फिर आपने कहा कि एक फैक्टर यहां हो सकता है साइकोलॉजिकल। अगली जो प्रॉब्लम है वो कहां हो सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर है उसको रेगुलेट कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम पार्ट किसका है, ब्रेन का। तो इसका मतलब हुआ सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल एक्टिविटीज के नॉर्मल होने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम साइकोलॉजिकली बेहतर हों। तो पहला क्या कहा, फिजिकल। दूसरा क्या कहा, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल के अलावा यहां पे कुछ ड्रग्स भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। ड्रग्स में स्पेशली अगर हम बात करें तो चाहे एल्कोहल है या निकोटीन है या जितनी भी आपकी नारकोटिक ड्रग्स आती हैं, इन सब के अंदर एक कॉमन सा इफेक्ट है कि ये सब स्पर्म काउंट घटा देती हैं। अगर ये स्पर्म काउंट घटाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रग्स की वजह से भी क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी होगी। ड्रग्स के अलावा जो रीजन हो सकता है ये इम्यूनोलॉजिकल रीजन हो सकता है। अगला रीजन क्या हो जाएगा, इम्यूनोलॉजिकल। आप याद करें जब हम सर्टोली सेल की बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि सर्टोली सेल ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। अगर ये सर्टोली सेल ठीक से अपनी जगह पे ना हो तो ब्लड में मौजूद फैगोसाइट्स स्पर्म का फैगोसाइटोसिस कर लेंगे। या अगर एनी हाउ फीमेल के अंदर मौजूद फैगोसाइट्स ने अगर ओवम का फैगोसाइटोसिस किया तो उस कंडीशन में समस्या तो इम्यून सिस्टम की है। और इम्यून सिस्टम की समस्या होने की वजह से क्या गैमीट बन पाएगा, नहीं। तो मतलब कि यहां जो इनफर्टिलिटी है उसके कारण कई सारे हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं, द फर्स्ट वन इज फिजिकल, अगला साइकोलॉजिकल, फिर ड्रग्स हो सकती हैं, इम्यूनोलॉजिकल। अब जब भी अगर जो है कोई इनफर्टिलिटी से पीड़ित कपल जब डॉक्टर के पास पहुंचा, हमारे पास कुछ क्लिनिक्स या कुछ डॉक्टर, जैसे हमने बात की अभी कि आरटीआई वगैरह के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो मान लो उसमें से वेनरल डिजीज के किसी डॉक्टर के पास पहुंचा तो पहले तो डॉक्टर कोशिश करेगा कि भाई जो भी रूट कॉज है उस रूट कॉज को ठीक किया जाए। जनरली हमारी सोसाइटी में जब भी अगर इनफर्टिलिटी होती है देन ऑफन फीमेल इज ब्लेम्ड कि भाई इनफर्टिलिटी कहीं ना कहीं फीमेल की वजह से है। जबकि वर्ल्ड डेटा या जो है इंडिया लेवल के डेटा की अगर हम बात करें तो ज्यादातर मामलों में जो प्रॉब्लम है वो मेल पार्टनर के अंदर होती है। हालांकि सोसाइटी में ब्लेम किसे किया जाता है, फीमेल को, पर ज्यादातर मामलों में प्रॉब्लम मेल पार्टनर के अंदर होती है। अब जो भी प्रॉब्लम यहां पे है तो अब उस प्रॉब्लम के बाद फिर क्या किया कि पहले उस प्रॉब्लम को ठीक किया, दवाई देके, सर्जिकली, जैसे भी जो कुछ होता हो वो किया। और उसको करने के बाद अब अगर हो जा रहा है कि हाँ भाई अब कंसीव कर ले रहे हैं तो ठीक। अगर अभी भी कंसीविंग नहीं हो पा रही है
तो फिर अल्टीमेट आपके पास जो ट्रीटमेंट रह जाता है वो रह जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि ART। क्या करेंगे हम? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का शॉर्ट में नाम क्या होता है? ART। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यहां यूज करी जाएगी। इसके अंदर क्या क्या करना है उसको जरा समझिए। यहां पे सबसे पहली बात कि जब मैं यहां कहता हूं डोनर, चाहे मैं मेल या फीमेल किसी भी डोनर की बात करूं, तो मेल डोनर का काम सिर्फ स्पर्म डोनेट करना है। ध्यान रखें, जो डोनर है वो किसी भी तरीके से फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होगा, वो ART का पार्ट नहीं है, वो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यानी कि अब यहां कहां कहां समस्याएं हो सकती हैं। पहली समस्या, हो सकता है मेल में स्पर्म बनते ही ना हो। दूसरी समस्या, स्पर्म बनते तो हैं पर स्पर्म काउंट बहुत कम है। तीसरी समस्या, स्पर्म बन रहे हैं, काउंट भी ठीक ठाक है, पर स्पर्म मोटिलिटी बहुत कम है। अगली समस्या हो सकती है, स्पर्म बन भी रहे हैं, काउंट भी ठीक है, मोटिलिटी भी ठीक है, पर ये स्पर्म ओवम में पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, यानी कि एक्रोसोम ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा। तो अब अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन है तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे कि हम या तो एक डोनर मेल ले लेंगे, या फिर अगर ये जो फादर है, ये जो कपल में से जो मेल पार्टनर है, इस मेल पार्टनर के स्पर्म को अगर हम कैसे भी ओवम में पहुंचा पाएंगे तो हम पहुंचा देंगे। फीमेल के अंदर जो समस्याएं हो सकती हैं, पहला, या तो हो सकता है फीमेल में ओवम बनता ही ना हो, ओवम ही नहीं बन रहा। दूसरी समस्या, हो सकता है फीमेल में ओवम तो बन रहा है पर फीमेल का जो यूट्रस है वहां इंप्लांटेशन नहीं हो पाता, या फिर यूट्रस प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं करता हो। अगर ओवम नहीं बन रहा है तो उस केस में एक डोनर को यूज किया जा सकता है। अगर यूट्रस सपोर्ट नहीं कर पाता है प्रेगनेंसी को, तो इन दैट केस सरोगेट मदर को यूज किया जा सकता है। मतलब कि हर कंडीशन में आपके पास ऑप्शन कई सारे हैं। यहां पे बस याद यही रखना है कि फिजिकली जो इन्वॉल्व होंगे वो केवल वही कपल इन्वॉल्व होगा, कोई भी तीसरा पर्सन फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होगा। उससे सिर्फ गैमीट लिया जा सकता है, चाहे आप मेल गैमीट की बात करें या फिर आप फीमेल गैमीट की बात करें। अब यहां हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको दो शब्द पता होने चाहिए क्या होते हैं। पहला एक वर्ड आता है इन विवो। पहला वर्ड क्या आता है? इन विवो। और दूसरा एक वर्ड आता है इन विट्रो। जब अगर हम कोई भी प्रोसेस बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर परफॉर्म कर रहे हो, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है इन विवो। यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन के अंदर, वो हमने कहा इंटरनल हो रहा है, तो वो फर्टिलाइजेशन कैसा है? इन विवो है। वहीं पर इन विट्रो शब्द का मतलब होता है कि अगर आप बायोलॉजिकल सिस्टम को सिमुलेट करें लेबोरेटरी में, तो इन विट्रो कहां होता है बेटा? लेबोरेटरी में। अगर लेबोरेटरी में बायोलॉजिकल सिस्टम को सिमुलेट किया जाए, बायोलॉजिकल सिस्टम को हम कॉपी करने की कोशिश करें और वैसा ही कुछ परफॉर्म करें, तो उसे क्या कहा जाएगा? इन विट्रो कहेंगे। तो मेरे पास अब दो शब्द हैं, एक है इन विवो और दूसरा हुआ इन विट्रो। अब देखिए, पहला जो तरीका हम यहां अपना सकते हैं वो आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसी को शॉर्ट में कह दिया जाता है आईवीएफ। और आईवीएफ को ही कॉमन भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। क्या टेस्ट ट्यूब बेबी का डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में होता है? नहीं, किसी भी बेबी का डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में नहीं हो सकता है। तो यहां इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखो कब होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्पर्म लिया, और ये जो स्पर्म है ये हम या तो फादर से लेंगे या फिर डोनर से। सो आइदर फ्रॉम फादर और डोनर। अगर मान लो फादर के अंदर स्पर्म बनते ही नहीं है,
तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली हमारी मजबूरी है कि हमें स्पर्म लेने कहां से है, डोनर से। वहीं पर ओवम जो है, ये ओवम या तो लिया जाएगा मदर से या फिर डोनर से। तो हमने कहा आइदर फ्रॉम मदर या फिर कहां से ले लेंगे, डोनर से। ध्यान रखें, दोनों एंड्स पे डोनर नहीं हो सकता, यानी कि यहां और यहां दोनों जगह डोनर नहीं होगा। किसी एक जगह पे आपको फादर या मदर को रखना ही होगा, केवल दूसरी जगह पे डोनर हो सकता है। ऐसा भी संभव है कि अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता हो किसी कारण से, तो हो सकता है कि हम स्पर्म और ओवम दोनों फादर और मदर से ही ले रहे हो। ये जो स्पर्म और ओवम हमने लिए, इन स्पर्म और ओवम को हम इनका कराएंगे अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इनका क्या कराया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराएंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि हमने फर्टिलाइजेशन कहां करा दिया, लैब में। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है कि अब यहां जाइगोट बनेगा। जाइगोट में अब आगे चल करके डेवलपमेंट होना है, और जब डेवलपमेंट होना शुरू होगा जाइगोट स्टेज से आगे, तो हम इसे क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहने लगेंगे। तो अब ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तो लैब में नहीं हो सकता है, ये तो कहां होने वाला है, यूट्रस में। जब अगर यूट्रस में होगा तो जाइगोट को एक तो आया कि अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज हो। कितने ब्लास्टोमियर वाली स्टेज हो, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज हो। और दूसरी कंडीशन आ गई, जबकि अगर यहां मोर देन 8 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज हो। दूसरी कंडीशन आपने कहा कि अगर यहां मोर देन 8 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज हो, तो अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो देखें, पहले जब अगर 8 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज है, तो उस केस में फिर हम करते हैं ZIFT। क्या करने वाले, ZIFT, यानी कि जिफ्ट से कहा जाता है, और पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या परफॉर्म किया, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर किया। यानी कि जाइगोट को कहां ट्रांसफर किया जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब में। कब तक कर पाएंगे, जब तक कि अगर ये 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में है तब तक। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है, तो उस केस में अब फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं होगा, अब परफॉर्म किया जाता है IUT। क्या करेंगे, IUT, यानी कि अब हम करेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। यानी कि अगर 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज है, तो उस केस में ट्रांसफर कहां करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में। और अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा वाली स्टेज है, तो फिर हम ट्रांसफर कहां करेंगे, यूट्रस में। तो हमने यहां पे एक तो समझा कि भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। हमने यहां समझा कि ZIFT क्या होता है, और हमने समझा कि IUT क्या होता है। अब ध्यान दें, मान लो अगर एक कपल में ऐसा है कि फर्टिलाइजेशन तो होता है, पर जो मदर है उसका यूट्रस इंप्लांटेशन के लिए सुटेबल नहीं है। फर्टिलाइजेशन हो रहा है, पर मदर का यूटरस इंप्लांटेशन के लिए सुटेबल नहीं है। अगर मदर का यूटरस इंप्लांटेशन के लिए सुटेबल नहीं है, तो क्या हम एक सरोगेट मदर को यूज कर सकते हैं। जब सरोगेट मदर को यूज करेंगे, तो हम क्या कर रहे होंगे कि हमने इन विवो फर्टिलाइजेशन से बना हुआ जाइगोट लिया, और फिर हमने उसे सरोगेट मदर में ट्रांसफर किया। मतलब कि इन दोनों ही मामलों में इन विवो फर्टिलाइजेशन से बना हुआ जाइगोट भी यूज किया जा सकता है। समझना बात को, अगर मदर ओवम प्रोड्यूस करती है, फर्टिलाइजेशन होता है, पर वो अपने यूट्रस में बच्चे को कैरी नहीं कर पाती है, तो उस केस में फिर हमने मदद किसकी ली, सरोगेट मदर की। तो जब सरोगेट मदर की मदद ली, तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों ही मामलों में जाइगोट फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन कैन बी यूज्ड
तो इन विवो फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बन रहा है, इस जाइगोट को भी तो यूज किया जा सकता है। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन से बनने वाले जाइगोट को भी यूज कर सकते हैं, किस मामले में, ZIFT या IUT करने के लिए। तो हमने कहा कि जो है यहां पर इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है, ZIFT क्या है, IUT क्या है। तो एक बार जरा इनफर्टिलिटी में स्टार्टिंग से लेकर के और जहां ZIFT वाला पैराग्राफ है उसको एक बार पढ़ो। हाँ, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। अब ये जाइगोट हो सकता है कि मदर के अंदर बना हो तो इन विवो फर्टिलाइजेशन हुआ, हो सकता है लैब में बना मतलब कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ। पर जो जाइगोट है, अब वो मदर मान लो या तो कैरी नहीं कर पाती है, या फिर जैसे हाल के दिनों में हमें एक प्रैक्टिस देखने को मिली है कि कुछ मदर्स जो किसी मतलब बहुत इंफ्लुएंशियल या पावरफुल पोजीशन पे हो या फिल्म जगत वगैरह में हो, तो वो भी कई बार सरोगेट मदर की मदद लेती हैं। तो सरोगेट मदर की जब वो लोग हेल्प ले रहे हैं, तो उसके अंदर कर तो यही रहे हैं ना, कि क्या हुआ कि साहब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद अब यहां जो जाइगोट बना उसको ट्रांसफर किसके अंदर कर दिया गया, सरोगेट मदर में। सरोगेट मदर के यूट्रस के अंदर अब उसे कैरी किया जाएगा। एक चीज मुझे सोच के बताना, एक बच्चा या एक जाइगोट जो कि अपने मदर के स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से बना है, उसको रियर किया गया एक सरोगेट मदर के अंदर, तो उसमें कैरेक्टर किसके आएंगे, पेरेंट्स के कि सरोगेट मदर के? क्योंकि क्रोमोसोम किसके हैं, पेरेंट्स के। तो सारे कैरेक्टर पेरेंट्स के होंगे, केवल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहां होगा, सरोगेट मदर के अंदर। क्या इतनी बात समझ में आई? एक बार जरा जल्दी से पढ़ लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। ऑनलाइन वाले बालकों को समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके लिए अपन क्या करते हैं कि वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस के थ्रू फिर हम क्या करते हैं कि एस्पिरेशन एक टेक्निक होती है। तो एस्पिरेशन में एक पतली पतली सी एक ट्यूब डाली, और उस ट्यूब से अपन क्या करते हैं, एंडोस्कोपी की मदद से हमने जायगोट को बाहर निकाल लिया। मतलब नहीं, वो जो जायगोट है रहेगा छोटा, पर वहां पे अपन साथ में क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपी यूज कर रहे हैं ना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही वो डिवाइड करना शुरू किया, 2 या 4 सेल स्टेज बनी, बाहर जोना पेलुसिडा से कवर्ड है, तो वहां से अपन ने निकाल लिया उसे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जोना पेलुसिडा रहेगा, क्योंकि आप नेचुरल कंडीशन को ही सिमुलेट करते हैं। तो नेचुरल कंडीशन को सिमुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने बस स्पर्म और ओवम को पास पास रख दिया है। आगे जैसे एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन ऑपरेट होती है, वो होगी। हम्म। नहीं, दोनों एक साथ डोनर नहीं हो सकता, किसी एक को होना पड़ेगा। डन। देखिए, अब एक टेक्निक आती है जिसको अपन नाम देते हैं GIFT, यानी कि गिफ्ट। पूरा नाम है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो गिफ्ट का पूरा नाम क्या है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर।
ध्यान दें, ZIFT में ट्रांसफर किसका किया जा रहा था? जाइगोट का। यहां ट्रांसफर किसका करेंगे? गैमीट का। तो दोनों सेम बातें नहीं है। क्यों और कब यूज किया जाता है? अगर मान लो मदर में ओवम नहीं बनता है, मदर में ओवम नहीं बनता है, पर मदर का जो यूट्रस है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकता है। तो मदर में ओवम नहीं बन रहा, पर मदर का यूट्रस प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकता है। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे? हमने एक डोनर से लिया ओवम, डोनर से क्या किया? ओवम लिया, और ये जो ओवम लेकर के इस ओवम को हमने ट्रांसफर किया फेलोपियन ट्यूब में। तो अपन ने इसे ट्रांसफर किया टू फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब किसकी? तो फेलोपियन ट्यूब ऑफ मदर। तो मदर की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। जब मदर की फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया, तो अब उसके बाद फिर क्या होगा कि देयर विल बी इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद क्या होने वाला है? इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा, और इन विवो फर्टिलाइजेशन के बाद फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अब किसमें होगा? सरोगेट मदर में या मदर में? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा मदर में। तो यानी कि यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसके अंदर हो रहा है? मदर में। तो मदर में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहां होता है। तो अपन ने कहा कि अगला तरीका अपन GIFT भी अपना सकते हैं। GIFT कब है? जबकि अगर मान लो जो मेल पार्टनर है वो नॉर्मल है, जबकि फीमेल पार्टनर में बस ओवम नहीं बन पा रहा है या ओवम नहीं बनता है, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो बस हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि इनिशियली फीमेल को हमें बाहर से एक हार्मोनल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जितने मात्रा में चाहिए होते हैं उतने अमाउंट में अपने को रेगुलरली हार्मोन्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। बाकी प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश इसके अंदर हो जाएगी। और एक बार जब प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा तो प्लेसेंटा खुद ही हार्मोन सेक्रीट करने लगता है। इसके बाद अगला तरीका आपके पास आ जाता है जिसको आप कहते हैं AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। केवल ओवम गया ना? हाँ, फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, बाकी सारी चीजें फीमेल के अंदर नॉर्मल हैं। तो AI या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो देखो, इंसेमिनेशन का मतलब था सीमेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचना। अगर सीमेन को आर्टिफिशियली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाया जाए तो इस तरीके को आप क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहेंगे। कब तरीका काम में आएगा? जब अगर मान लो मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। ठीक, तो अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उस केस में क्या होगा कि जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाएगा, और जो सीमेन है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंच पा रहा। तो हमने क्या किया? मेल से हमने जो है सीमेन लिया और सीमेन को लेकर के हमने ट्रांसफर किया, या दूसरा। ठीक, जबकि मान लो फीमेल के अंदर ओवम तो बन रहा है, पर जो मेल है, मेल में क्या होता है कि स्पर्म नहीं बनता है। तो फीमेल में ओवम बन रहा है, मेल में स्पर्म नहीं बन रहा। तो अब हम क्या करेंगे? डोनर से सीमेन लेंगे। ठीक, और डोनर से सीमेन लेने के बाद अब उस सीमेन को आर्टिफिशियली हम किसके अंदर पहुंचा देंगे? मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। डोनर से क्या लिया? सीमेन, और सीमेन को आर्टिफिशियली कहां पहुंचाया? मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वेजाइना पर पहुंचा देते हैं। अगर वेजाइना पर पहुंचाया जाता है तो तरीका कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वहीं पर कुछ मामलों में होता है कि इसे सर्विक्स तक पहुंचा दिया जाता है। जब अगर सर्विक्स तक पहुंचाते हैं तो तरीके को नाम मिलता है इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। तो इसे क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। और जो इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन है इसको अपन शॉर्ट में क्या नाम देंगे? IUI नाम देंगे। तो ये तरीका क्या कहा गया? IUI कहा गया। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आपने सीमेन को कहां तक पहुंचाया था? वेजाइना तक। अगर इसी सीमेन को बजाय वेजाइना के अगर हम पहुंचा दें सर्विक्स तक,
या यूटरस तक, तो ये तरीका क्या कहा जाएगा? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहा जाएगा। कब अपनाया? जबकि या तो मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, या फीमेल पूरी तरह नॉर्मल है, मेल में स्पर्म नहीं बन रहे हैं, और हमें अगर डोनर से स्पर्म लेने हैं तो उस केस में इस तरीके को अपनाया जा सकता है। अगला देखिए, मेल में स्पर्म बन रहे हैं पर स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। जब स्पर्म अगर ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है तो हम जो तरीका अपनाएंगे उसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या नाम दिया? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको आप शॉर्ट में नाम दे देंगे ICSI। क्या कहा गया? ICSI। ये कब? जबकि अगर स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे कि ओवम में हम एक इंजेक्शन के थ्रू क्या पहुंचा देंगे? स्पर्म। तो ओवम में अगर हम इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म पहुंचा देते हैं तो यह तरीका क्या कहा जाता है? ICSI कहा जाता है। यहां पे आप ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। इस तरीके को क्या नाम दिया आपने? ICSI कहा। क्या यह तरीका समझ में आता है? हाँ। डोनर का, डोनर और मदर का, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल फादर जो है वो डोनर है। एक मिनट। अगर हम सरोगेट मदर में इम्प्लांटेशन करें तो उसमें जूना पेलिसुरा तो है नहीं, तो जूना पेलिसुरा के न होने से क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम। तो बेटा ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि बाहर से आपको हार्मोनल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपको बाहर से देने पड़ेंगे रेगुलरली। आप हार्मोन देते रहेंगे, प्रेगनेंसी कंटिन्यू बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि प्लेसेंटा पूरी तरीके से डेवलप ना हो जाए। एक बार प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा तो ये प्लेसेंटा खुद ब खुद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्रीट कर सकता है, तो अब आपको बाहर से हार्मोन सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ तुम। नहीं, मतलब होता क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म लगभग 1 महीने तक स्टोर रहते हैं। उसके बाद फिर स्पर्म का एक तरीके से कहें फैगोसाइटोसिस हो जाता है, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अपने आप उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, तो स्पर्म लगभग स्टोर किए जाते हैं 1 मंथ के आसपास तक। सर्विक्स यूट्रस का पार्ट है ना, तो इसलिए कहां पहुंचा देंगे? सर्विक्स पे। देखो सर्विक्स पे क्यों पहुंचाया? कई बार हमने कहा ना कि सर्वाइकल म्यूकस अगर ज्यादा होता है तो स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर हमें लग रहा है ऐसा कुछ है तो हमने उसे सर्विक्स भी पार करा दिया। डेस्टिट्यूट का मतलब है बेआसरा, जिसका कोई आसरा ना हो, जिसके पास रहने को मकान ना हो, खाने को खाना ना हो। तो हिंदी में लिख दो बेसहारा। हाँ, ऑर्फन मतलब अनाथ, और डेस्टिट्यूटेड मतलब कि बेसहारा। अनाथ मतलब जिसके पेरेंट्स ना हो, जो मर गए, तो तभी तो ऑर्फन कहा जाएगा। हाँ, अब ये मान लो कि अब अगर पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे, बच्चे को ये नहीं पता माँ बाप कौन है, तो भी उसे मान सकते हैं। वैसे ज्यादा बेहतर होगा कि ऐसे बच्चे को अपन डेस्टिट्यूटेड कहें। देखिए, ये जितनी भी टेक्निक है, इन सारी टेक्निक में बहुत ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, बहुत एक्यूरेसी चाहिए, हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक है।
तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा प्रिसीजन, एक्यूरेसी और स्पेशलाइजेशन लगता है वो सारा एक कॉस्ट पे आता है। तो ये सारी टेक्निक काफी ज्यादा महंगी है। क्योंकि काफी ज्यादा महंगी है तो ज्यादातर लोगों की पहुंच से दूर है। ठीक। दूसरी तरफ एक और बात कि हम अगर अपने भारत जैसे देश में बात करें तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अनाथ हैं, जो बेसहारा हैं। तो एक और ऑप्शन यह है कि भारत में क्योंकि अडॉप्शन को लीगल किया गया है, अडॉप्शन की बाकायदा कानूनी फॉर्मेलिटीज हैं, तो उन कानूनी फॉर्मेलिटीज को अपना करके कोई जो कपल है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट भी कर सकता है। अगर कपल किसी बच्चे को अडॉप्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि एक जो ऑर्फन या डेस्टिट्यूटेड बच्चा है उसको रहने के लिए प्रॉपर जगह मिल जाएगी, पढ़ने को मिल जाएगा, सारी चीजें। और जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स को भी बाकायदा क्या एक बच्चा मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये वाला जो रूट है, ये वाला जो तरीका है वो कहीं ज्यादा कंपेटिबली बेहतर दिखाई देता है। एडॉप्शन के लिए जैसे मान लो कोई ऑर्फन हाउस है तो वह ऑर्फन हाउस में जो है पहले आपको जाना पड़ेगा। जाकर के एडॉप्शन के लिए भी रूल्स हैं, ठीक, कि कौन कौन से रूल्स हैं जिनके तहत अडॉप्ट किया जा सकता है। जैसे कोई भी अगर एक सिंगल अगर मेल पेरेंट है तो वो किसी बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर सकता, ये रूल है, वो बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। तो अब क्या हुआ कि जाकर के अडॉप्शन के लिए पहले बच्चे को देखा कि हाँ भाई इस बच्चे को अडॉप्ट करना है। फिर उसके बाद बाकायदा कोर्ट में एक पूरा एफिडेविट वगैरह बनता है, सारा रजिस्ट्री होती है जिसमें पूरा लिखा जाता है कि हाँ भाई ये बच्चा है, इन पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है। और एक बार अडॉप्ट करने के बाद फिर जो माता पिता है उनकी संपत्ति पे अडॉप्टेड बच्चे का पूरा पूरा अधिकार होता है। तो अडॉप्ट करने का मतलब है कि आप जब चाहो तब। यूजुअली होता है कि बच्चे का अगर छोटा बच्चा है तो उसका कंसेंट क्या ही होगा। बाकी अगर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है बिना उसके कंसेंट के ऐसे थोड़े। हाँ, यूजुअली मतलब अडॉप्शन में लोग इतना भी नहीं प्रेफर करते, लोग चाहते हैं जितना छोटे से छोटा बच्चा मिल जाए उतना बेहतर है। क्योंकि होता क्या है कि 4-5 साल के बच्चे की भी अपनी मेमोरीज होती हैं और वो जो 4-5 साल के बच्चे की मेमोरीज है उनको आप वाइप आउट नहीं कर सकते कभी। तो उस केस में क्या होगा कि बच्चा पूरी तरीके से अपने माँ बाप को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। ठीक। वो कहीं ना कहीं खुद को मतलब मानता रहेगा कि हाँ भाई मैं कहीं बाहर का हूँ, बाहर का हूँ, तो वो समस्याएं हो जाती हैं कई बार। तो इसीलिए यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चा 2-4-6 महीने का हो तो उतने छोटे बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाए जिससे बच्चा शुरू से ही उन पेरेंट्स के साथ रह करके बड़ा हो। तो अब 2-4-6 महीने के बच्चे से तो क्या पूछोगे तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो। नहीं, अडॉप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर एक सिंगल मेल पेरेंट नहीं कर सकता। हाँ, तो वो उसको लेकर के कई सारे रूल्स हैं। तो हाँ, जनरली हम सेम मानते हैं, साइन सिम्टम को। तो वही डिजीज के जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हीं को अपन कहते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। अगर हम एलोपैथी के हिसाब से बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आयुर्वेद के हिसाब से कहो तो बहुत कुछ फर्क पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि आप दोनों में से सोच कैसे रहे हैं। अच्छा चलो, तो फिलहाल अपने लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इतना था। ठीक। बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मैं तुम्हें काउंटर पे मिल ही जाऊंगा, वहां अपन बात कर सकते हैं। तो आज के लिए अभी इतना।